E78 अपना अकाउंट खरीदने के बाद एक सीट ली। उसने दिलचस्पी से अपनी प्रोफाइल को स्क्रॉल किया। ग्रेड 10, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे लगा कि यह ग्रेड अब उसकी शक्ति के वर्तमान स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। वह ग्रेड 10 मार्शल अप्रेंटिस था, इससे पहले कि वह पिछले प्रशिक्षण चरण की बदौलत काफ़ी मजबूत हो जाता। उन्होंने अपनी प्रोफाइल को स्क्रॉल किया, अपने इनबॉक्स को देखने से पहले उसमें दिए गए सभी विवरणों पर नज़र डाली। उन्होंने कुछ समय पहले ही प्रशिक्षण से बाहर आने पर कमीशन के लिए अपना इनबॉक्स खोला था। वाह, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। 312 व्यक्तिगत कमीशन। रूई की प्रसिद्धि कैंड्रियन साम्राज्य के सही हलकों में फैल चुकी थी। ऐसे कई लोग थे जिनके पास उसे कमीशन देने के लिए पर्याप्त धन था, जो कैंड्रियन साम्राज्य के सबसे अच्छे मार्शल प्रशिक्षुओं में से एक की सेवाएं प्राप्त करने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार थे। बेशक कैंड्रियन साम्राज्य में हर एक ग्राहक उसे पाने के लिए लालायित नहीं था। इसका एकमात्र कारण ये था कि अक्सर शीर्ष मार्शल अप्रेंटिस और मार्शल स्क्वायर के बीच एक पतली रेखा होती थी, जहां तक कि अमीर ग्राहक पूर्व को या बाद वाले को काम पर रखना चाहते थे। यदि कोई मिशन ग्रेड 10 के मानकों से भी कठिन था, तो कई अमीर ग्राहक कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे और एक मार्शल स्क्वायर को काम पर रखना चाहते थे जिसके सफल होने की गारंटी हो। रूई बैठ गए और अपने लिए बनाए गए कई निजी कमीशनों को देखने लगे। वे हमेशा की तरह विविधतापूर्ण और विविध थे। उन्हें बहुत सारे व्यक्तिगत काम मिले थे जिन्हें वह कम समय में पूरा नहीं कर पाते। उन्होंने जल्दी से एक एक करके उन्हें पूरा करना शुरू कर दिया। यार, वह बुदबुदाया, एक निजी लड़ाके के लिए बहुत सारे निजी कमीशन होते हैं। जब से मार्शल गेम्स में उसकी पहचान उजागर हुई है, तब से उसे कैंड्रियन साम्राज्य में मार्शल गेम्स जैसे आयोजनों में अपने ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लगातार कमीशन मिलने लगे हैं। मार्शल गेम्स के कई शीर्ष प्रतिभागियों को आखिरकार उसकी असली पहचान पता चल गई थी और वे उसे भारी बोनस के साथ कमीशन देने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसे अपने साथ जोड़ सकें। बेशक रूई मार्शल गेम्स में स्थायी रूप से भाग लेने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था। एक साल पहले मार्शल गेम्स उसके लिए एकदम सही थे, लेकिन अपनी वर्तमान शक्ति के स्तर पर वह किसी भी मार्शल अप्रेंटिस के लिए बहुत मजबूत था जिसका उसने कभी सामना किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने उस समयावधि में सभी प्रतिनिधि लड़ाकू आयोगों की उपेक्षा की। उन्होंने सभी रक्षा श्रेणी मिशन भी त्याग दिए। सच कहें तो उनके विचार से वे समय के लायक नहीं थे। इन मिशनों में कठिनाई के बावजूद कभी भी संघर्ष की पूरी गारंटी नहीं थी जो उन्हें वास्तविक युद्ध अनुभव प्रदान करेगी जिसकी उन्हें तलाश थी। जब तक उन्हें पूरी तरह से यकीन न हो कि वे कार्रवाई देखेंगे, तो वे बॉडीगार्ड मिशन से बचना चाहेंगे। शैडो क्लास मिशनों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बहुत है। उसकी आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। शायद मैं इस बार उनमें से एक को चुन लूं। उन्हें व्यक्तिगत रूप से शैडो क्लास मिशन के लिए नियुक्त किए जाने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि वे आमतौर पर सबसे अलग और चुनौतीपूर्ण मिशन होते थे जहां तक आवश्यक कौशल की बात है। किसी के पास अच्छी स्टेल्थ और सूचना संग्रह क्षमताएं होनी चाहिए। रूई के पास स्टेल्थ का कोई इतिहास या अनुभव नहीं था, न ही उनके प्रोफाइल में ये संकेत दिया गया था कि उनके पास ऐसी क्षमताएं हैं, इसलिए उन्हें इस बात की थोड़ी जिज्ञासा थी कि कोई उन्हें शैडो क्लास मिशन के लिए क्यों नियुक्त करेगा। जासूसी, है न? एक ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी को पढ़ते हुए उन्होंने सोचा। छाया वर्ग मिशन, जासूसी। ग्राहक, रुवलियान इंक। मिशन, फ्री फेल का लक्ष्य सीमित है। कठिनाई स्तर 7। मिशन का प्रारंभ तत्काल। सफल पारिश्रमिक पूरा होने पर 60 स्वर्ण सिक्के। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मिशन निष्पादन स्थान, फ्री फेल लिमिटेड शाखा कार्यालय, किनिंग शहर, वर्लिस साम्राज्य। मिशन सारांश, फ्री फेल लिमिटेड कॉर्पोरेशन की अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर वर्गीकृत और गोपनीय जानकारी एकत्र करना। दिलचस्प है, रूई ने धीरे से कहा। ग्राहक कैंड्रियन साम्राज्य में रहते हैं, लेकिन लक्ष्य एक अलग देश में है। रूई ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वह शैडो क्लास मिशन करने में दिलचस्पी रखता था, लेकिन वह कॉर्पोरेट जासूसी जैसी उबाऊ चीज में शामिल नहीं होना चाहता था। ये सबसे उबाऊ प्रकार के मिशनों में से एक था जिसमें केवल चुपके और सूचना संग्रह क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाता था। यह ऐसा क्षेत्र नहीं था जो उसे वास्तविक युद्ध अनुभव दे सकता था जिसकी उसे तलाश थी। यह एक ऐसा मिशन था जिसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता थी। वह गैर युद्ध उन्मुख कमीशन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था जब तक कि उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता न हो। सीधे आमने सामने के संघर्ष की उनकी ज़रूरत मूल रूप से छाया वर्ग मिशनों के काम करने के तरीके से टकराती थी। किसी मिशन को छाया वर्ग में आने के लिए परिभाषित करने वाली शर्त मिशन की अनिवार्य रूप से गुप्त प्रकृति थी। मिशनों को गुप्त और गुप्त होना चाहिए था। इसका मतलब आमतौर पर यह होता था कि आमने सामने का खुला संघर्ष अपने आप में एक विकल्प नहीं था जब तक कि बिल्कुल ज़रूरी न हो। वह तब तक स्क्रॉल करता रहा जब तक कि उसे एक दिलचस्प मिशन नहीं मिल गया। हंटर क्लास मिशन, निगरानी। ग्राहक, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्रालय। मिशन का लक्ष्य, सेरेवियन पठार, 20 डोमेन। कठिनाई स्तर 9। मिशन सारांश, सेरेवियन पठार के भीतर कई रहस्यमय और अप्राकृतिक पर्यावरणीय और पारिस्थितिक परिवर्तन हुए हैं।
इन परिवर्तनों में जीवों के प्रवास पैटर्न में परिवर्तन, वनस्पतियों के घनत्व और वितरण में परिवर्तन, अप्राकृतिक भूकंपीय विकिरण और अन्य घटनाएं शामिल हैं। ऐसा संदेह है कि इसका कारण एक ही है और इसलिए इसे पहचानना आसान है। मिशन का लक्ष्य मुख्य रूप से कारण की पहचान करना और यदि संभव हो तो इसे समाप्त करना है। दिलचस्प, रूई ने बड़बड़ाते हुए कहा। यह 20 डोमेन से संबंधित पहला मिशन था जो उसे पहले कभी मिला था। दिलचस्प बात यह थी कि यह कोई व्यक्तिगत कमीशन नहीं था, बल्कि मार्शल यूनियन की ओर से संगतता के मामले में एक मिशन की सिफारिश थी। रूई ने माना, मुझे लगता है कि यह मिशन कुछ हद तक मेरे लिए उपयुक्त है। एक ऐसी घटना जिसके लिए संवेदी क्षमता की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जब भूकंपीय विकिरण शामिल होता है, तो उसे संभालने का कौशल उसके पास था। इसके अलावा 20 डोमेन मार्शल अप्रेंटिस के लिए भी खतरनाक था और केवल उच्च श्रेणी के लोग ही बाहरी क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए योग्य थे, जैसे कि मिशन के नामित मिशन स्थान। रूई ने इसे ध्यान से देखा। यह निश्चित रूप से एक आकर्षक विकल्प था। निर्णय लेने से पहले मुझे कुछ अन्य विकल्पों पर विचार करने दीजिए। उसने कंधे उचका दिए। उन्होंने अपने इनबॉक्स पर नज़र डाली और अन्य मिशनों को ध्यानपूर्वक देखा। उनके इनबॉक्स में मिशनों के प्रकार विविध थे। उन्हें मिलने वाले मिशनों में सबसे आम श्रेणी रक्षा श्रेणी के मिशन थे, उसके बाद शिकारी श्रेणी के मिशन और अंत में आक्रामक श्रेणी के मिशन। आक्रामक श्रेणी के मिशनों की सीमा के कारण आक्रामक श्रेणी के मिशन सबसे कम थे। अंततः वह अपना सिर हिलाते हुए रुक गया। ऐसा नहीं है कि ये मिशन अच्छे नहीं हैं, ये मेरे लिए नए या दिलचस्प नहीं हैं, रूई ने धीरे से कहा। मिशन पूरा करने में उसे लगभग 2 साल लग गए थे और उसने आक्रामक, रक्षात्मक, शिकारी और मिशनों की विविध श्रेणियों में बहुत अनुभव प्राप्त कर लिया था। उसके अनुभव से बाहर के एकमात्र मिशन 20 डोमेन और शैडो क्लास मिशन थे। हालांकि वह निश्चित रूप से शैडो क्लास मिशनों में अपना हाथ आजमाना चाहता था, लेकिन अभी के लिए वह ऐसे मिशन चाहता था जो उसे सीधे सीधे संघर्ष में डाल दे। इस तरह वह अपने मौजूदा मार्शल आर्ट को अनुभव के साथ मजबूत कर सकता था। भले ही 20 डोमेन मिशन एक निगरानी मिशन था, लेकिन ये तथ्य कि यह 20 डोमेन था और ग्रेड 9 मिशन था, इसका मतलब था कि मिशन निश्चित रूप से उसे परीक्षण में डालने वाला था। आमतौर पर ग्रेड 9 मिशन उसके कैलिबर के किसी व्यक्ति के लिए बहुत आसान थे, लेकिन यह मानव मिशनों पर लागू होता है। गैर मानव संघर्ष के साथ वॉइड एल्गोरिदम की असंगति का मतलब था कि उसे इस मिशन के साथ उसी ग्रेड के किसी भी अन्य मानव मिशन के मुकाबले अधिक कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। इस तथ्य के अतिरिक्त कि वह पहली बार 20 डोमेन का दौरा कर रहा था, इस समय उसके इनबॉक्स में ये सबसे आकर्षक मिशन था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, इसे छोड़ो, चलो इसे आगे बढ़ाते हैं। उसने कंधे उचका दिए। ऐसा नहीं था कि उसे दूसरे तरह के मिशनों से गुजरने का मौका नहीं मिलेगा। वह कैंड्रियन साम्राज्य में सबसे अधिक मांग वाले मार्शल प्रशिक्षुओं में से एक था। चाहे वह चाहे या न चाहे, उसे कमीशन की बाढ़ आ जाती थी। इसके अलावा मार्शल यूनियन को देश भर से और भौगोलिक क्षेत्र में कैंड्रियन साम्राज्य के आसपास के कई विदेशी देशों से कमीशन की एक बड़ी आमद मिली। वह वापस कमीशन विभाग की ओर चला गया और सहायक कर्मचारियों के पास पहुंचा। माफ़ करें, रूई ने उनसे कहा, मैं आधिकारिक तौर पर उस कमीशन को स्वीकार करना चाहता हूं जिसकी सिफारिश मार्शल यूनियन ने की है। उन्होंने उन्हें वह कमीशन दिखाया जिसे वह स्वीकार करना चाहते थे, साथ ही सभी विवरण भी दिखाए। बस एक मिनट रुको, उसने अपना डिजिटल टर्मिनल चलाने से पहले विवरण नोट करते हुए कहा। कृपया मुझे अपना मार्शल लाइसेंस प्रदान करें। रूई ने अपनी थैली में हाथ डालकर चमकीला लाइसेंस कार्ड निकाला और उसे उसकी ओर बढ़ा दिया। जब वह मार्शल अकादमी से स्नातक हुआ था, तब उसका लन मार्शल लाइसेंस पहले ही पूर्ण मार्शल लाइसेंस में अपग्रेड हो चुका था। आपको कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करने होंगे, सर, उसने उसे कागजों का एक पतला बंडल देते हुए कहा। रूई ने तेजी से फॉर्म भरते हुए आवश्यक विवरण भर दिए तथा जिन स्थानों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी, वहां हस्ताक्षर कर दिए। सब कुछ ठीक है, उसने उन सभी कागजातों की पुष्टि करने के बाद सिर हिलाया, जिन्हें उसने लौटाया था, उन सभी पर मार्शल यूनियन की मुहर लगाने से पहले। अब आप इस कमीशन के लिए नामित पंजीकृत मार्शल आर्टिस्ट हैं। कृपया प्रतीक्षा करें क्योंकि मिशन बिल हमारे कर्मचारियों द्वारा खरीदा जा रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूई ने सिर हिलाया। कुछ ही देर में वह एक मेज पर बैठ गया और आयोग के मिशन बिल पर विचार करने में मशगूल हो गया। ठीक है, रूई ने बड़बड़ाते हुए कहा, चलो इस बच्चे को करीब से देखते हैं। मिशन बिल में उन्हें बुनियादी विवरण के बाद कमीशन के पीछे का संदर्भ भी दिया गया। सेरेवियन पठार 20 डोमेन की सबसे बाहरी परत का हिस्सा था जिसने मानव सभ्यता के साथ संपर्क बनाया और यहां तक कि उसमें घुसपैठ भी की। यह एक सपाट मैदान था जो हजारों वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। यह निर्जन प्राकृतिक भूमि का एक प्रकार का क्षेत्र था जो मानव क्षेत्र में घुस गया था और भौगोलिक दृष्टि से कैंड्रियन साम्राज्य से कुछ दूर था, इस हद तक कि यह भौगोलिक दृष्टि से अन्य 3 प्रथम विश्व राष्ट्रों के समान रूप से करीब था। इसका मतलब यह था कि अगर रूई इस मिशन को स्वीकार करता है, तो वह कैंड्रियन साम्राज्य से पहले से कहीं ज्यादा दूर चला जाएगा।
यह उसके लिए एक रोमांचक विचार था। वह पहली बार कैंड्रियन साम्राज्य से इतनी दूर होने का इंतजार कर रहा था। वह पढ़ते हुए मिशन बिल की ओर मुड़ा। सेरेवियन पठार स्थलाकृतिक रूप से समतल और समतल था, जैसा कि पठार हमेशा होते हैं। सेरेवियन पठार में जीवित रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम युद्ध कौशल क्षमता ग्रेड 7 थी, जैसा कि मार्शल यूनियन और पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय आयोग के ग्राहक द्वारा मूल्यांकन किया गया था। रूई ने उन शब्दों को सुनकर अपनी आंखें उठाईं। जीवित रहने के लिए 7वीं कक्षा न्यूनतम है। उसने भौहें सिकोड़ीं। सामान्य प्राकृतिक आवासों में, जिन्हें 20 डोमेन का हिस्सा नहीं माना जाता था, ग्रेड 7 मार्शल अप्रेंटिस आमतौर पर खाद्य श्रृंखला के सबसे ऊपर होते थे। फिर भी 20 डोमेन के सबसे बाहरी और सबसे सुरक्षित हिस्सों में भी वे 20 डोमेन में मामूली रूप से जीवित रहने में सक्षम थे। रूई ने याद किया कि जब वह 7वीं कक्षा का मार्शल अप्रेंटिस था, तब वह सामान्य मानकों के हिसाब से काफ़ी प्रभावशाली था और मार्शल प्रतियोगिता के फाइनल तक पहुंचने में सफल रहा था। 20 डोमेन को अलग तरीके से बनाया जाना चाहिए, उसने ये टिप्पणी की, जबकि उसकी आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। सेरेवियन पठार पर सामान्य जानकारी को आत्मसात करने के बाद वह आगे बढ़ गया और कमीशन के वास्तविक बिंदु पर पहुंच गया। सेरेवियन पठार में हाल ही में कई पारिस्थितिक और पर्यावरणीय मापदंडों में विचित्र और अचानक परिवर्तन देखा गया है, जिसमें प्रवासन पैटर्न, भूकंपीय विकिरण, तापमान और यहां तक कि मौसम भी शामिल है। इन मापदंडों में बहुत ही कम समय में हुए भारी परिवर्तन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मंत्रालय के लिए काफ़ी भ्रमित करने वाले और उलझन भरे थे, क्योंकि मंत्रालय ने कैंड्रियन साम्राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में कहीं भी निर्जन प्राकृतिक आवासों और पर्यावरण की अनदेखी कर दी थी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मंत्रालय को प्रबल संदेह है कि सभी पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी परिवर्तनों का कारण भूकंपीय विकिरण के त्रिकोणीकरण तथा संपूर्ण क्षेत्र में परिवर्तनों की तीव्रता के मापन के आधार पर सेरेवियन पठार के मूल में स्थित है। यहीं पर रूई की भूमिका आए। सेरेवियन पठार का केंद्र इतना खतरनाक था कि 9वीं कक्षा के मार्शल अप्रेंटिस भी वहां नहीं जा सकते थे। केवल 10वीं कक्षा के मार्शल अप्रेंटिस ही मिशन को पूरा करने में सक्षम थे। इसके अलावा 10वीं कक्षा के मार्शल अप्रेंटिस की संख्या बहुत कम थी, जिन्होंने सिस्मिक मैपिंग जैसी किसी चीज़ में महारत हासिल की थी। हालांकि यही एकमात्र कारण नहीं था कि रूई मिशन के लिए आदर्श थी। जीव प्रवाह भी एक निर्णायक कारक रहा होगा, रूई ने धीरे से कहा। फाउना फ्लो ने उन्हें जीव जंतुओं की प्रजातियों के साथ संवाद करने की अनुमति दी। इसकी प्रभावशीलता उस प्राणी की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती थी, विशेष रूप से जिसके साथ वह तकनीक का उपयोग करके बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। इस तकनीक ने संभवतः मिशन के लिए उसकी उपयुक्तता में भूमिका निभाई। सेरेवियन पठार में जीवों से जानकारी एकत्र करने में सक्षम होने से संभवतः मिशन के साथ उसकी अनुकूलता बढ़ गई। मिशन का वास्तविक उद्देश्य मुख्य रूप से परिवर्तन के लिए जिम्मेदार घटना के बारे में जानकारी एकत्र करना था। घटना का पता लगाना, उसका निरीक्षण करना और उसका सख्ती से दस्तावेजीकरण करना तथा आवश्यकता पड़ने पर लक्ष्य को समाप्त करना। मार्शल यूनियन और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मंत्रालय ने उन्हें वे उपकरण उपलब्ध कराए जिनकी उन्हें इस घटना को आवश्यक कठोरता के साथ दस्तावेज करने के लिए आवश्यकता थी, जिसकी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मंत्रालय को आवश्यकता थी। सेरेवियन पठार के केंद्र में पहुंचने के बाद उन्हें निगरानी तकनीक संचालित करने की आवश्यकता होगी। मिशन बिल में ये स्पष्ट किया गया था कि उसे प्रोटोकॉल याद रखने के साथ साथ निगरानी और रिकॉर्डिंग डिवाइस को संचालित करने के तरीके भी याद रखने होंगे। डिवाइस के कामकाज के बारे में सभी डेटा को जल्दी से अवशोषित करने से पहले उसने डेटा को अपने माइंड पैलेस में इनपुट किया। दिलचस्प है, रूई ने टिप्पणी की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये पहली बार नहीं था जब किसी शिकारी श्रेणी के मिशन के लिए उसे अपने निष्कर्षों को दस्तावेज करने के लिए निगरानी तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता थी ताकि मिशन समाप्त होने के बाद उनका संदर्भ लिया जा सके। वास्तव में 2 साल पहले मिट्टी के बेसिलिस्क के साथ उसके पहले शिकारी श्रेणी के मिशन के लिए उसे इसी तरह की निगरानी तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता थी। बेशक इस मिशन में जिस निगरानी उपकरण का इस्तेमाल करना होगा वह उस निगरानी उपकरण से कहीं ज़्यादा सक्षम था जिसका इस्तेमाल उन्होंने उस समय किया था। उस समय निगरानी उपकरण सिर्फ एक हेड कैम था जो दस्तावेज में दर्ज किए जाने वाले बुनियादी फोटोग्राफिक सबूत लेता था। उस समय पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्रालय सिर्फ उस मिट्टी के बेसिलिस्क की पहचान का पता लगाना चाहता था जो शिया मैदानों में तबाही मचा रहा था। इस बार वह सेरेवियन पठार में अचानक आए अत्यधिक जटिल पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय परिवर्तनों का कारण जानना चाहता था। इसका मतलब यह था कि रूई का काम भी काफ़ी जटिल होगा। उसने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि निगरानी उपकरण का संचालन सरल नहीं था और इसके लिए सिर्फ एक बटन दबाने से कहीं ज़्यादा की ज़रूरत होगी। फिर भी उन्होंने प्रोटोकॉल को पूरी तरह याद कर लिया था और यह उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी परिवर्तन के कारणों से छुटकारा पाने का दूसरा उद्देश्य पूर्ण नहीं था। पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्रालय उन्हें बताएगा कि इसे पूरा करना है या नहीं। यह उस दृष्टिकोण से भिन्न था जो उन्होंने मिट्टी के बेसिलिस्क मिशन के दौरान अपनाया था, जहां कारण का उन्मूलन अपरिहार्य था और एकमात्र प्रश्न ये था कि क्या रूई उस मिशन को करने के लिए योग्य है।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि यहाँ यह अनिवार्य रूप से उतना ज़रूरी नहीं था। एक बात यह है कि सेरेवियन पठार कैंड्रियन साम्राज्य से बहुत दूर था। दोनों के स्थानों के बीच बड़े भौगोलिक अंतर का मतलब था कि यह बेहद असंभव था कि सेरेवियन पठार के भीतर होने वाली घटनाएं कभी कैंड्रियन साम्राज्य को प्रभावित कर सकती थीं। ये कैंड्रियन साम्राज्य के अंदर स्थित शाही मैदानों की स्थिति से काफ़ी अलग था। पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्रालय ने कैंड्रियन साम्राज्य के भीतर निर्जन प्राकृतिक आवासों के पर्यावरण और पारिस्थितिकी स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी। इसकी तुलना में सेरेवियन पठार की स्थिति पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मंत्रालय की व्यावसायिक रुचि के कारण अधिक थी। नहीं, पूरी तरह से नहीं। रूई ने अपना सिर हिलाया। हालांकि सेरेवियन पठार की घटनाओं से कैंड्रियन साम्राज्य के प्रभावित होने की संभावना है, फिर भी यह असंभव नहीं है। मिट्टी का बेसिलिस्क मूल रूप से 20 डोमेन से था। फिर भी यह एक विशाल दूरी तक चला गया और एक बड़ी समस्या बन गया, लगभग विनाशकारी। उन्होंने मंत्रालय से कभी यह नहीं सुना कि क्या मिट्टी के बेसिलिस्क के बच्चों को भूमिगत मार्शल कलाकारों द्वारा सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया था, जिन्हें शिकार करने और उन सभी को नष्ट करने के लिए इकट्ठा किया गया था। हालांकि ये देखते हुए कि कैंड्रियन साम्राज्य में मिट्टी के बेसिलिस्क की महामारी नहीं थी, वह अपेक्षाकृत आश्वस्त हो सकता था कि वे पूरी तरह से सफल रहे थे। बेशक उसे आश्चर्य नहीं हुआ। कथित तौर पर इस ऑपरेशन का नेतृत्व मार्शल स्क्वायर कर रहे थे। वह पहले से जानता था कि मार्शल स्क्वायर कितने शक्तिशाली थे। उन मिट्टी के बेसिलिस्क बदमाशों के पास कभी मौका नहीं था। हालांकि मिट्टी के बेसिलिस्क कथित तौर पर जानवरों के क्षेत्र में जीवित रहने के लिए बहुत कमज़ोर होने के कारण पलायन कर गए थे। जो कुछ भी सेरेवियन पठार को प्रभावित कर रहा था, वह स्पष्ट रूप से कमज़ोर नहीं था। अगर जो कुछ भी इसका कारण बन रहा था, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, वह कैंड्रियन साम्राज्य को प्रभावित करता, तो परिणाम अच्छे नहीं होते। ये काफ़ी संभावना थी कि स्क्वायर दायरे से ऊपर के दायरे से मार्शल आर्टिस्ट को भी इसमें शामिल होने की आवश्यकता हो सकती है। रूई ने अपना सिर हिलाया, अपनी व्यर्थ अटकलों को दूर करते हुए। मिशन तुरंत शुरू होना था, इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं तुरंत वहां चला जाऊं तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। यात्रा में काफ़ी समय लगेगा, यहाँ तक कि उसके लिए भी मुझे कई औषधियों की ज़रूरत पड़ेगी। वह अपने ही शब्दों पर रुका। इस बारे में बात करते हुए मुझे इस मिशन से शुरू करके उन सभी के लिए भुगतान करना शुरू करना होगा। उसने आह भरी। औषधियाँ सस्ती नहीं थीं और उसे 20 डोमेन में प्रवेश करते समय कुछ से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ने वाली थी। उसे बस उम्मीद थी कि उसका जमा हुआ क्रेडिट काफ़ी अच्छा होगा। मिशन के लिए अनुशंसित औषधियों की संख्या के लिए 22 स्वर्ण सिक्के। रूई ने मुंह सिकोड़ा। उसे वास्तव में मार्शल अकादमी द्वारा अपने छात्रों को दिए जाने वाले वरदानों की कमी महसूस होने लगी थी। जब वह छात्र था तो उसे मिशन की औषधियों की कीमत के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि औषधियों की लागत आमतौर पर सफल समापन के बाद कमीशन शुल्क में शामिल होती थी। अगर उसके पास समय से पहले इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं होते तो वह मिशन शुरू नहीं कर पाता। इसके अलावा उन्हें मार्शल अकादमी में कोई खरीदारी किए बिना ही मार्शल आर्टिस्टों को मिलने वाली पूरी राशि मिल जाती थी। रूई ने अनिच्छा से पैसे दिए और औषधि की शीशियां अपनी थैली में रख लीं, साथ ही अन्य सभी आवश्यक चीज़ें तैयार कर लीं। इस मिशन के लिए आवश्यक अंतिम उपकरण डिस्पैच सुविधा में उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रशिक्षु क्वारियर। एक कर्मचारी ने झुककर उसे मेज पर रखे एक उपकरण की ओर इशारा किया। यह बायो रिकॉन S263 उपकरण है जिसे आप अपने मिशन में संचालित करेंगे। मिशन बिल में इस उपकरण के बारे में सभी जानकारी शामिल होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको एक स्पष्टीकरण और प्रदर्शन प्रदान करूंगा। इस उपकरण को मार्शल यूनियन और पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्रालय ने साझेदारी में डिज़ाइन किया था ताकि यह उपकरण उन मार्शल कलाकारों के लिए पर्याप्त उपयोगकर्ता अनुकूल हो जिनके पास पर्यावरण प्रौद्योगिकी में पृष्ठभूमि नहीं है। रूई ने विनम्रता से सिर हिलाया और उसे अपना काम करने दिया। उसने पाया था कि जब वह कर्मचारियों को अपनी मर्जी से काम करने देता था तो वे अपना समय कम बर्बाद करते थे। यहाँ तक कि जब उसने पहले भी दिखाया था कि उसे माइंड पैलेस तकनीक में महारत हासिल है, तब भी कर्मचारी उसे ऐसे परेशान करते थे जैसे वह कोई बच्चा हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है। निश्चित रूप से वे कई अयोग्य लेकिन अति आत्मविश्वासी मार्शल आर्टिस्टों के कारण जख्मी हुए होंगे। उन्होंने सोचा। शुक्र है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा। कोई सवाल? उसने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। बस एक, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? उसने उसे यकीन दिलाने के लिए एक यादृच्छिक प्रश्न पूछना जारी रखा कि वह ध्यान दे रहा था। जल्द ही प्रस्थान का समय आ गया। सेरेवियन पठार कैंड्रियन साम्राज्य के पश्चिम में बहुत दूर स्थित था। मार्शल आर्टिस्ट के मानकों के हिसाब से भी पैदल यात्रा करना बहुत लंबा था। रूई को उस स्थान तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगेंगे, भले ही वह पूरी यात्रा तेजी से करे। उसे काफ़ी समय लगेगा और उसे खुद को उच्च स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता होगी। उसने तुरंत अपने पैंतरेबाजी तकनीकों के साथ साथ पवन श्वास का उपयोग किया क्योंकि वह मंतीयन क्षेत्र में और अंततः कैंड्रियन साम्राज्य में तेजी से आगे बढ़ा।
अपने वर्तमान स्तर पर कैम्ब्रियन साम्राज्य से बाहर निकलने और अपनी इच्छित दिशा में आगे बढ़ने में उसे केवल 3 घंटे लगे। गेट सुरक्षा द्वारा उनके प्रस्थान को रिकॉर्ड किए जाने के कारण वह क्षण भर के लिए रुक गए थे। हालांकि वह अन्य देशों की आव्रजन नीतियों का उल्लंघन कर सकते थे, लेकिन वह कैम्ब्रियन साम्राज्य के लिए ऐसा नहीं कर सकते थे। हालांकि एक बार जब वह कैम्ब्रियन साम्राज्य से बाहर निकल गया तो उसने गति पकड़ ली। कैम्ब्रियन साम्राज्य को छोड़ना और साम्राज्य के बाहर की दुनिया को रूई के सामने देखना हमेशा ही रोमांचक होता था। पृथ्वी पर वापस आकर इंटरनेट की बदौलत दुनिया सूचनाओं के आदान प्रदान के बेहद घने और मजबूत बंधन से पूरी तरह जुड़ी हुई थी। हालांकि पनामा महाद्वीप के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब वह कैम्ब्रियन साम्राज्य से बाहर निकला तो उसे वास्तव में अलग थलग और अलग थलग लोग मिले। लोग उसके ज्ञान और अनुभव से अलग थलग थे। उसकी यात्राओं में वास्तव में नवीनता की भावना थी, अन्वेषण, जिज्ञासा और अनिश्चितता की सच्ची भावना थी। ये वास्तव में एक उत्साहपूर्ण अनुभव था। एड्स बाय पब फ्यूचर। तापमान में उतना बदलाव नहीं हुआ जितना कि उम्मीद की जा सकती है, हालांकि यह स्पष्ट था कि अन्य पर्यावरणीय पैरामीटर बहुत भिन्न थे। जैसे जैसे रूई यात्रा करता गया, उसने मौसम, वायुमंडल और पर्यावरण की एक विस्तृत विविधता का अनुभव किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव सभ्यता विरल और विरल होती गई। मानवीय उपनिवेशीकरण और निवास के स्पर्श धीरे धीरे कम होने लगे। कुछ ही समय में वह उस जगह से भाग रहा था जो वास्तव में एक जंगल था, इससे पहले कि उसे एहसास होता। अंततः उसके वहां पहुंचने में 5 घंटे बीत गए। हफ हफ रूई अपने घुटनों को बैसाखी की तरह इस्तेमाल करते हुए झुक गया और उसने जल्दी से एक शारीरिक कायाकल्प औषधि पी ली। उसने आगे की ओर देखा, धीरे धीरे अपने सामने एक नुकीली चट्टान के किनारे की ओर बढ़ रहा था। चट्टान सैकड़ों फीट नीचे तेजी से नीचे उतरी और फिर नीचे जंगल के पेड़ों और अन्य वनस्पतियों और स्थलाकृति के और भी बड़े विस्तार से टकराए। तो ये सेरेवियन पठार है, रूई ने बड़बड़ाते हुए कहा। ये 20 डोमेन का एक विस्तारित हिस्सा था जिसने मानव सभ्यता में घुसपैठ की थी और 20 डोमेन की मुख्य भूमि से थोड़ा अलग हो गया था। ये 20 डोमेन की सबसे पतली चीज थी, फिर भी यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे रूई बहुत आसानी से खारिज कर सकती थी। ये जगह, रूई की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी बड़ी हुई आदिम वृत्ति ने उसे बताया कि यह कहीं भी उतना सरल नहीं था जितना कि यह था। इससे खतरे का हल्का सा एहसास होता है, वह बुदबुदाया। उन्होंने सेरेवियन पठार से एक सूक्ष्म खतरा महसूस किया। वह अपनी सहज प्रवृत्ति पर बहुत भरोसा करते थे, खासकर तब जब उन्हें माइंड मिरर सिम्बियोट तकनीक मिली थी जिसने तकनीक को अंतर्दृष्टि के दूसरे स्तर तक विकसित किया था। इसके अलावा ये केवल इतना ही नहीं था, वास्तव में अजीब भूकंपीय विकिरण था जो सामान्य वातावरण में स्वाभाविक रूप से नहीं होता। हालांकि अजीब बात यह थी कि रूई को वास्तव में यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि भूकंपीय विकिरण का क्या मतलब है। आमतौर पर वह इसे उसी तरह से समझ सकता था जिस तरह से वह प्रकाश की व्याख्या करता था, लेकिन इस विशेष मामले में उसे लगा कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था मानो ये केवल अर्थहीन शोर और बकवास है। सेरेवियन पठार के भीतर से आ रहा है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे यह जानने के लिए कोर तक पहुंचने की आवश्यकता होगी कि अजीब भूकंपीय विकिरण का स्रोत क्या था। आखिरकार यह उसकी योजना से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसका लक्ष्य हमेशा सेरेवियन पठार के कोर तक पहुंचना, यथासंभव अधिक जानकारी एकत्र करना और कैम्ब्रियन साम्राज्य और पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्रालय को वापस रिपोर्ट करना था। चट्टान से छलांग लगाए और सीधे चट्टान से नीचे कूद गया, जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर गिर गया। उसने गहरी सांस ली और जमीन पर पहुंचते ही एक तूफानी लहर तैयार की। हूश! उसने अपनी गति को रद्द करते हुए नीचे की ओर एक तूफानी लहर छोड़ी और पूरी तरह से जमीन पर उतरा। ऐसा नहीं था कि इतनी ऊंचाई से गिरने से उसकी रक्षात्मक तकनीकें उसे मार देंगी, लेकिन यह निश्चित रूप से उसे चोट पहुंचाएगी। वह कैम्ब्रियन साम्राज्य से बहुत दूर था और यह सबसे अच्छा था कि वह ऐसी किसी भी चीज से दूर रहे जो उसकी स्थिति को प्रभावित करती। उन्होंने सेरेवियन पठार के केंद्र की दिशा में जॉगिंग शुरू करते हुए एक कंपास निकाला। शुक्र है कि उन्होंने मिशन बिल में दिए गए सेरेवियन पठार के नक्शे को याद कर लिया था। सेरेवियन पठार जैसे खतरनाक वातावरण में यात्रा करते समय वह अपने आसपास के माहौल से विचलित नहीं हो सकते थे। चीख! एक दर्दनाक ऊंची चीख ने उसका ध्यान खींचा जब एक बड़ी आकृति उल्लेखनीय गति से उसकी ओर बढ़ी। हूश! रूई ने उसे चकमा देते हुए उस प्राणी को बेहतर ढंग से देखने की कोशिश की जिसने अचानक उस पर हमला किया था। एक डाकहाइड छिपकली। रूई ने उस जीव को पहचान लिया। उसने सेरेवियन पठार पर रहने वाली सभी ज्ञात देशी जीव प्रजातियों को याद कर लिया था। यह एक खतरनाक शिकारी था जिसके काटने की शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और लार में शक्तिशाली एसिड था जो इसे अपने शिकार के शरीर को आसानी से काटने में सक्षम बनाता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। रूई को आश्चर्य हुआ कि यह कितना अविश्वसनीय रूप से तेज था। 4 प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों का उपयोग करने के बावजूद यह उसके साथ रह सकता था। यह कोई कम प्रशिक्षु स्तर का जानवर नहीं था। वूश वूश वूश!
रूई बार बार उससे बचता रहा क्योंकि वह उस पर हमला कर रहा था। धमाका! उन्होंने एक शक्तिशाली फ्लोइंग कैनन उतारा जो फ्लेम ब्रीदिंग, आउटर कन्वर्जेंस, वाइटल प्रेशर के साथ साथ उनकी 3 पैंतरेबाजी तकनीकों द्वारा उत्पन्न गति से बड़ा था। जहां तक प्रभाव की बात है, यह उनका सबसे शक्तिशाली हमला था। इसके अलावा रूई ने छिपकली के शरीर के अंदरूनी हिस्से पर विनाशकारी प्रभाव डालने के लिए रिवर्बेरेटिंग लांस का इस्तेमाल किया। प्रभाव कठोर, पपड़ीदार बाहरी भाग और सख्त मांस को पार कर गया और कमजोर अंदरूनी हिस्सों को कुचल दिया। चीख! छिपकली दर्द से लड़खड़ाते हुए दहाड़ने लगी और उसके मुंह से हरा खून निकल आया। धमाका! एड्स बाय पब फ्यूचर! दूसरे झटके से वह जानवर गिर गया और बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। रिवर्बेरेटिंग लांस उस उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम है जिसके लिए मैंने इसे खरीदा था। रूई ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। अगर उसके पास रिवर्बेरेटिंग लांस तकनीक नहीं होती तो उसे छिपकली पर भगवान जाने कितनी देर तक प्रहार करना पड़ता। लेकिन रिवर्बेरेटिंग लांस तकनीक प्रक्रिया को काफ़ी हद तक तेज करने में सक्षम थी, जिससे वह छिपकली को पहले की तुलना में बहुत पहले नीचे गिरा सका। वह तुरंत घूम गया और सीस्मिक मैपिंग को भी हाई अलर्ट पर रखते हुए सेरेवियन मैदान के केंद्र की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उसने अपनी उपस्थिति को कम करने के लिए माइंड मास्क तकनीक का भी इस्तेमाल किया, जबकि शैडो सटेप तकनीक का इस्तेमाल करके किसी का ध्यान अपनी ओर से हटा दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि सेरेवियन पठार में जीव जंतु कितने घने थे। यात्रा करते समय उसे जानवरों के झुंड का सामना करना पड़ा। शुक्र है कि वह आमतौर पर शैडो सटेप की मदद से उनसे साफ बच जाता था, हालांकि ये बिल्कुल सही समाधान नहीं था। कभी कभी उसे पकड़ लिया जाता था और आमतौर पर हाथापाई में शामिल हो जाता था। जंगली कुत्ते, भालू, जंगली बिल्लियां आदि। वह कई ऐसे काल्पनिक जीवों से भी मिला जो केवल गया की दुनिया में पाए जाते थे और पृथ्वी की दुनिया में मौजूद नहीं थे। ल्यूक्रोक्यूट्स, पेरिटोन्स, कैटोब्लेपस, हिप्पोग्रिफ्स और कई अन्य जानवर पृथ्वी की दुनिया में शुद्ध कल्पना थे, लेकिन गया की दुनिया में वास्तविकता से कम नहीं थे। मैं समझता हूँ, इसलिए सेरेवियन पठार पर जीवित रहने के लिए केवल ग्रेड 7 मार्शल आर्टिस्ट ही पूर्व आवश्यकता है। उन्होंने सोचा। उन्होंने सीस्मिक मैपिंग की मदद से सेरेवियन पठार में अपने प्रवास के पहले घंटे के भीतर ही अनगिनत जीव जंतुओं का पता लगा लिया था। उन्होंने जो पाया वह चौंकाने वाला था। सेरेवियन पठार में जीवों का औसत शक्ति स्तर अप्रेंटिस दायरे के बेहद निचले छोर पर लग रहा था। रूई के लिए यह बिल्कुल चौंकाने वाला था। इसका मतलब था कि प्रशिक्षु स्तर के जीव सामान्य थे, न कि असामान्य। अधिक सामान्य गैर उपनिवेशित प्राकृतिक आवासों में प्रशिक्षु स्तर के जीव आमतौर पर सर्वोच्च शिकारी होते थे, जैसे कि शाया मैदानों में। लेकिन सेरेवियल पठार में वे बेहद आम थे, कम से कम निम्न श्रेणी के प्रशिक्षु स्तर के जीव तो थे। सेरेवियल पठार के बारे में सिर्फ जीव जंतु ही असाधारण नहीं थे, वनस्पति भी काफ़ी आश्चर्यजनक थी। जीव जंतुओं का आकार सामान्य रूप से अपेक्षा से कहीं ज़्यादा बड़ा था। ये पेड़ पौधे बहुत बड़े थे, जो बहुत ऊंचाई और चौड़ाई में उगते थे। रूई को जिस चीज़ से डर लगता था वह थी मांसाहारी पौधों की प्रजातियां जो सेरेवियल पठार में आम थीं। ये विशाल पौधे थे जो अन्यथा सामान्य थे, लेकिन अपने छिपे हुए नुकीले दांतों से बहुत नज़दीक आने वाले बड़े जानवरों को तेज़ी से और शक्तिशाली चाबुक से मार सकते थे। यह उन तरीकों में से एक था जिससे जीवों की आबादी इतनी घनी होने के बावजूद जंगल को नष्ट नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि जंगल जानवरों को भी खा गया था। सच में, अगर रूई के पास अपनी उन्नत आदिम वृत्ति नहीं होती तो वह उन सभी से बच नहीं पाता। इस तकनीक को संसाधित करने वाले 2 दिमागों ने उसे मांसाहारी वनस्पतियों की प्रजातियों के घात से ठोस रूप से बचने की अनुमति दी। प्राइमोडियल इंस्टिंक्ट और माइंड मिरर सिम्बियोट के बिना मैं कम से कम कई बार घायल हो चुका होता। रूई ने सोचा। ये तथ्य कि हमलों को भांपने और उनसे बचने के लिए रूई को ग्रेड 7 और ग्रेड 10 तकनीक के साथ मिलकर काम करना पड़ा, बल्कि ये दिमाग हिला देने वाला था। यहाँ तक कि औसत दर्जे के मार्शल अप्रेंटिस भी इस जगह पर अत्यधिक खतरे में होंगे। केवल उच्च श्रेणी के मार्शल अप्रेंटिस ही संभवतः सेरेवियल पठार पर आत्मविश्वास से नेविगेट कर सकते हैं। जैसे जैसे वह सेरेवियल पठार में और भी गहराई तक जाता गया, जंगल और भी घना होता गया। यही बात जीव जंतुओं के बारे में भी कही जा सकती है। ये कुछ ऐसा था जो रूई को अजीब लगा। इस तरह के विचित्र जनसंख्या घनत्व वितरण का कोई वास्तविक कारण नहीं था। ये बेहद अप्राकृतिक था और ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए रूई कोई स्पष्टीकरण दे सके।